Theme third, an empire across three continents. Dear students, I am going to discuss with you this chapter, an empire across three continents. In this video, I am going to discuss with you geographical location of Roman Empire, which was spread in three continents. Sources which are used by Roman historians to reconstruct Roman Empire history, the two most powerful Roman and Iranian Empire, differences between these empires, and phases of Roman Empire, early and late empire. Next, the Augustan age, peace age, and administration of the vast Roman Empire, and 3rd century crisis, and political history of Roman Empire. Okay, about the emperor, senate and army, and gender, literacy and culture. Let us start. Geographical location of Roman Empire, which was spread in these three continents. Look at the map. Europe, some part of Western Asia and some part of North Africa. Okay, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था. नॉर्थ के अंदर राइन और डैन्यूब रिवर इसके बाउंड्री बनाती थी. साउथ में सहारा डेजर्ट. वेस्ट की बात करें तो स्पेन और ईस्ट में सीरिया तक. नेक्स्ट, यूरोप और अफ्रीका इसको सेपरेट करता हुआ ये है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर. इस भूमध्य सागर को, मेडिटेरेनियन सी को हार्ट ऑफ रोम भी कहा जाता था. ओके, नेक्स्ट, in the beginning, ancient Rome begins as a group of villages along the Tiber river in what is now Italy. Tiber river और इसके किनारे स्थित रोम. Around 750 BC, these villages united to form city of Rome. Okay, next, टाइमलाइन देखिए. (753 BC फाउंडिंग ऑफ रोम. 700 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 ईसा पूर्व तक मोनार्की सिस्टम रहा. उसके बाद 509 ईसा पूर्व रिपब्लिक सिस्टम की शुरुआत हुई. 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व बीसी तक. ओके, रिपब्लिक सिस्टम था. इसमें सीनेट जो कि एलिट क्लास के बुजुर्ग थे, उनकी एक सभा थी, वो शासन चलाते थे. ओके, उसके बाद 27 बीसी ईसा पूर्व में जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन था और उसका सक्सेसर भी था, उत्तराधिकारी, ऑक्टेवियन. उसने तख्ता पलट किया और सत्ता अपने हाथ में ले ली रोमन साम्राज्य की, और अगस्टस के नाम से राजा बन बैठा. सारी पावर उसके हाथ में थी. हालांकि वो निरंकुशता उसने प्रदर्शित नहीं की. उसने सीनेट है उसको भी सम्मानजनक स्थान दिया अपने साम्राज्य के अंदर, अपने शासनकाल के दौरान. ओके, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी को गोल्डन एज कहा जाता है. आगे इसमें हम पढ़ेंगे कि क्योंकि इसमें शांति बनी रही शासनकाल के अंदर, समृद्धि देखने को मिली रोमन साम्राज्य के अंदर. ओके, और उसके बाद 3rd सेंचुरी क्राइसिस, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे. ओके, 3rd सेंचुरी क्राइसिस, और उसके बाद फेजेस ऑफ रोमन एज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट, अगला टॉपिक, एरिया ऑफ रोमन एम्पायर. मोस्ट ऑफ यूरोप. ओके, मानचित्र में आप देख चुके. लार्ज पार्ट ऑफ द फर्टाइल क्रिसेंट
यूरोप का उपजाऊ अर्धचंद्राकार भाग, नॉर्थ अफ्रीका यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करने वाला मेडिटेरियन सी, ओके, और नॉर्थ के अंदर बाउंडेड बाय राइन एंड डेन्यूब, और साउथ में सारा डेजर्ट, और वेस्ट के अंदर स्पेन, और ईस्ट के अंदर सीरिया तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा साम्राज्य। ये एरिया है रोमन साम्राज्य का। ओके, नेक्स्ट, किसी भी टाइम पीरियड की या किसी भी साम्राज्य की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सोर्सेज, और इस मामले में रोमन इतिहासकार भाग्यशाली रहे क्योंकि उनके पास रोमन इतिहास की जानकारी के पर्याप्त सोर्सेज अवेलेबल थे। रोमन हिस्टोरियंस हैव ए रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेज टू गो ऑन which can be broadly divided into three groups: text, documents and material remains. ओके, टेक्स्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? सोर्सेज जो हैं, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास, पत्र, स्पीचेज, सरमन्स एंड लॉज, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंस्क्रिप्शंस, कार्टून स्टोन, और जो एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज थी रोमन एम्पायर की, ग्रीक और लैटिन, उसमें लिखे हुए बहुत सारे इस तरह के इंस्क्रिप्शंस थे, या फिर पेपायरस से तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट्स था, उस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट या अकाउंट थे, या लेटर्स थे, या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, जिनका सोर्सेज के रूप में इस्तेमाल किया गया रोमन हिस्टोरियन द्वारा टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था मटेरियल रिमेन्स, जिसमें बिल्डिंग थी, मोनूमेंट थी, पोट्री थी, कॉइन्स थी, एंड मोएजिक, ओके, एक्सेट्रा। ये कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी। नेक्स्ट, द टू एम्पायर्स दैट रूल्ड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्रिस्ट एंड 630 कॉमन इरा, ईसा के जन्म से लेके और 630 ईस्वी तक दो महान साम्राज्यों ने एक समकालीन शासन चलाया, वो थे रोम और ईरान, और दोनों आपस में पड़ोसी थे। द रोमन्स एंड ईरानियंस वर नेबर्स, और दोनों का साम्राज्य है उसको डिवाइड करने वाली एक रिवर थी, यूफ्रेट्स रिवर। ओके, द रोमन्स एंड ईरानियंस वर नेबर्स, सेपरेटेड नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट रन अलोंग द रिवर यूफ्रेट्स, पड़ोसी थे। सो दे वर राइवल्स एंड फोट अगेंस्ट ईच अदर मच ऑफ देयर हिस्ट्री, तो कई बार उनके बीच में संघर्ष भी होता रहा, अपने इतिहास के लिए आपस में उनके बीच लड़ाई झगड़े भी होते रहे। नेक्स्ट, रोमन और ईरानियन एम्पायर द्वारा कौन सा जो क्षेत्र था उस पर कंट्रोल था, उनका नियंत्रण था। रोमन एम्पायर के बारे में हम मानचित्र में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, दोबारा से देखते हैं। द रोमन एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम स्पेन in Europe to Syria in the east along the Mediterranean Sea into Africa's desert, और नॉर्थ के अंदर in the north its boundaries were marked by the Rhine and Danube river, okay, and in the south by the Sahara desert। और अब हम बात करें ईरान की। ईरान कंट्रोल द एंटायर एरिया ऑफ साउथ ऑफ कैस्पियन सी टू ईस्टर्न अरेबिया एंड एट टाइम्स लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो इन क्षेत्रों के ऊपर रोमन और ईरानियन साम्राज्य उसका नियंत्रण था। द फेजेज ऑफ रोमन एम्पायर। नेक्स्ट, रोमन एम्पायर को ब्रॉडली 2 फेजेज में बांटा जाता है। ओके, अर्ली रोमन एम्पायर एंड लेट रोमन एम्पायर। द होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ द 3rd सेंचुरी कैन बी कॉल्ड द अर्ली एम्पायर। साम्राज्य की स्थापना से लेके और 3rd सेंचुरी तक, उससे पहले तक के टाइम पीरियड को अर्ली एम्पायर कहा जाता है, और 3rd सेंचुरी से बाद के टाइम पीरियड को लेट एम्पायर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर है, उनके बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या थे। ओके, रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ओके, रोमन एम्पायर हैड डाइवर्स पॉपुलेशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ ईरान, इसलिए रोमन एम्पायर में ईरान के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा विविधताएं थी, लैंग्वेज को लेके, ठीक है,
खान पान को लेके, भाषा को लेके। ओके, द पार्थियन एंड ससानियन डायनेस्टीज दैट रूल्ड ईरान इन दिस पीरियड रूल्ड लार्जली ओवर द इरानियन। ठीक है, ईरानियन थे, उनके ऊपर पार्थियन और ससानियन वंश के शासकों ने शासन किया इस टाइम पीरियड में। वेयर एज द रोमन एम्पायर वाज ए वैरायटी ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर बाउंड बाय कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डाइवर्सिटीज थी लेकिन एक कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था रोमन एम्पायर का। रोमन एम्पायर के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज की जाती थी ओनली ग्रीक एंड लैटिन। ओके, मैनी लैंग्वेजेज वर स्पोकन इन द रोमन एम्पायर बट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज ओनली ग्रीक एंड लैटिन वर यूज्ड। अपर क्लास ऑफ ईस्ट में रहने वाले जो अपर क्लास के लोग थे स्पोक ग्रीक and those in the western part spoke Latin. Okay, next, all the people in the Roman Empire were subject of a single ruler, the emperor, जिसे सम्राट कहा जाता था, irrespective of where they lived and what language they spoke. Okay, next, मानचित्र देखिए, रोमन एम्पायर, ससानिड एम्पायर और Iranian Empire. Okay, Persian Empire. Next, the three main players in the political history of the Roman Empire. रोमन एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री के तीन महत्वपूर्ण खिलाड़ी। फर्स्ट, द एम्परर। एम्परर है उसको क्या कहा जाता था? हु वॉज नोन एज प्रिंसिपेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑगस्टस के नाम से रोम का सम्राट बन बैठा 27 ईसा पूर्व में और अपने आप को प्रिंसिपेट घोषित कर दिया, प्रमुख नागरिक। सेकंड प्लेयर था द सीनेट विच वॉज रिप्रेजेंटेड द वेल्दी फैमिलीज ऑफ द रोम एंड इटालियन डेसेंट, मोस्टली लैंड ओनर्स। और थर्ड प्लेयर द आर्मी। आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उस टाइम पीरियड की आर्मी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? पेड एंड प्रोफेशनल आर्मी थी। विच वाज पेड एंड प्रोफेशनल आर्मी वेयर सोल्जर्स हैड टू पुट अप 25 years ऑफ सर्विसेज। द एग्जिस्टेंस ऑफ पेड आर्मी वॉज ए डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द रोमन एम्पायर। द आर्मी वॉज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द रोमन एम्पायर। इट हैड द पावर टू डिसाइड द फेट ऑफ द एम्परर। राजा की जो भाग्य था उसको तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी सेना। सेना के साथ राजा का किस तरह का संबंध है? सेना के सहयोग है तो राजा का भाग्य अच्छा है। अगर सेना राजा के खिलाफ बगावत करती है तो फिर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा साम्राज्य। ओके, द आर्मी वॉज हेटेड बाय द सीनेटर्स। राजा ज्यादा प्रेफरेंस देता था आर्मी को, तो आर्मी और सीनेटर्स की आपस में नहीं बनती थी, उनके बीच में आपस में गणना थी। दस इट कैन बी सेड द एम्परर, द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर द थ्री मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर। उत्तराधिकार के संबंध में, राजगद्दी के संबंध में किस तरह के नियम थे? राजा का बेटा राजा बनेगा। अब राजा के कोई बेटा नहीं है, उसने अडॉप्ट कर लिया तो वो भी राजा स्वीकार किया जाएगा। ओके, और आर्मी भी इस कॉन्सेप्ट को क्या करती थी? एक्सेप्ट करती थी। फैमिली डेसेंट आइदर नेचुरल और अडॉप्टिव was the decisive factors in the succession to the throne in the Roman Empire. The army was also wedded to this concept. For example, Tiberius was not the natural but adopted son of Augustus. तो ये एग्जाम्पल है। ऑगस्टन एज, अब हम बात करते हैं पीस एज की, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी की, जिसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है रोमन एम्पायर का, क्योंकि इससे पहले, फर्स्ट सेंचुरी से पहले रोमन साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत सारे रक्तपात भरे संघर्ष चलते रहे। ओके, लेकिन फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में इस तरह के संघर्ष है उन पे विराम लग गया। शांति और समृद्धि यूरोप रोमन साम्राज्य के अंदर देखने को मिली। द ऑगस्टन एज इज रिमेंबर्ड एज द एज ऑफ पीस। इट ब्रॉट पीस आफ्टर डिकेड्स ऑफ द इंटरनल स्ट्राइफ एंड सेंचुरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। External warfare was also much less common in the first 2 centuries. Okay, next. इतने बड़े साम्राज्य का, रोमन साम्राज्य का प्रशासन कैसे संचालित होता था? तो प्रशासन संचालित करने में शहरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी।
The vast Roman Empire was controlled and administered with the help of urbanization. Okay, all the territories of the empire were organized into provinces and were subject to taxation. और Carthage, Alexandria, Antioch, ये कुछ शहर हैं that lined that shores of Mediterranean were the foundation of the imperial system. imperial system के अंदर इन शहरों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसको संचालन में, उसके सफल संचालन में. ओके, इट वाज थ्रू दीज सिटीज, इन शहरों के माध्यम के द्वारा ही जो प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्र थे, शहरी क्षेत्र थे, उनमें क्या किया जाता था, टैक्स कलेक्ट किया जाता था. इट वाज थ्रू दीज सिटीज दैट द गवर्नमेंट वाज एबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कंट्री साइड विच जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ. और इस क्षेत्र में, इन शहरों के अंदर रहने वाले जो लोकल अपर क्लास के लोग थे, उनकी हेल्प ली जाती थी रोमन साम्राज्य के द्वारा टैक्स कलेक्शन में. तो धीरे धीरे उनकी इंपॉर्टेंस है वो भी बढ़ती चली गई और एक तरह से वो भी रोमन एम्पायर के अंदर It was through these cities that the government was able to collect tax from the provincial countryside which generated much of the wealth. Okay, और इससे क्या पता लगता है, this shows that the local upper class was actively involved with the Roman state in administering their own territories and collecting taxes from them. Next, throughout the 2nd and 3rd century, the provincial upper classes, जो लोकल क्लास थी, अपर क्लास इन प्रांतीय क्षेत्रों की, प्रोवाइडेड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर दैट एडमिनिस्ट्रेड द प्रोविंसेस एंड कमांड द आर्मी. इस अपर क्लास ने एक्सपीरियंस ऑफिसर दिए प्रशासन को चलाने के लिए, प्रांतीय प्रशासन को चलाने के लिए और सेना को कमांड करने के लिए. तो इन लोकल एलिट्स की इंपॉर्टेंस है वो रोमन साम्राज्य में बढ़ती चली गई इन द कंपेरिजन ऑफ सीनेटर. ओके, thus they became the new elite of the Roman Empire. They controlled the army and looked after the provincial administration. They become much more powerful, the senatorial class, because they had the backing of the power emperors. Okay, emperors Gallienus consolidated their rise to power by excluding senators from military command. He did this in order to prevent control of the empire from falling into their hands. और इस तरह से इस नई एक रोमन एलिट क्लास है उसका उद्भव हुआ. नेक्स्ट आगे बात करते हैं रोमन सिटीज. मेजर सिटीज कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, जिनका प्रशासन चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन शहरों का, कैसे टैक्स कलेक्शन करते थे विलेजेज और जो सिटीज थे उनसे. ओके, मीनिंग ऑफ रोमन सिटी. रोमन सिटी का मतलब क्या है? तो रोमन सिटी का मतलब क्या है? एन अर्बन सेंटर with its own magistrates, city council and a territory containing villages under its jurisdictions. जैसे आज हम डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, इसी तरह की एक व्यवस्था उस समय में रोमन सिटी कहा जाता था उस क्षेत्र को. ओके, द विलेजेस कुड बी अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ द सिटी एंड वाइस वर्सा, जनरली एज ए मार्क ऑफ फेवर फ्रॉम द एम्परर. कई बार विलेजेस जिस पे राजा की दया हो जाती थी, कृपा हो जाती थी, राजा खुश हो जाता था, तो उस विलेज को शहर का दर्जा भी दे दिया जाता था. अब शहर का दर्जा मिलने का फायदा क्या होता था? एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द सिटी ऑफ द रोमन एम्पायर. क्या फायदा था रोमन सिटी में रहने का लोगों को? द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द सिटी वाज दैट इट माइट बी बेटर प्रोवाइडेड फॉर ड्यूरिंग फूड शॉर्टेज एंड फेमाइंस इन द कंट्री साइड. ओके, अकाल पड़ गया, अनाज की कमी हो गई, तो उस समय में सिटी के अंदर इस तरह की सुविधाएं थी कि राजा या सम्राट है वो हेल्प करता था. ओके, और सिटी के अंदर पब्लिक बात या एंजॉयमेंट के ज़्यादा संसाधन उपलब्ध थे. जैसा कि आज हम गांव और शहर के कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा देखते हैं गांव की तुलना में शहर में ज़्यादा फैसिलिटी देखने को मिलती है. अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट 3rd सेंचुरी की. ठीक है, 3rd सेंचुरी का संकट क्या था इस रोमन एम्पायर के अंदर? First and 2nd century were a period of peace and prosperity and economic expansions, but the 3rd century was a period of crisis in Roman Empire.
फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी में हमने पढ़ा कि उसमें कुछ ज़्यादा इस तरह के रक्तपात या संघर्ष नहीं हुए, शांति बनी रही, समृद्धि देखने को मिली, इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखने को मिला रोमन एम्पायर के अंदर। लेकिन थर्ड सेंचुरी के अंदर हुआ क्या, इन 2 to 5 न्यू डायनेस्टी कॉल्ड ससानियन एमर्ज्ड इन ईरान। ईरान में ससानियन वंश के शासकों की उत्पत्ति हुई। वो ज़्यादा अग्रेसिव थे और उन्होंने यूफ्रेट्स रिवर थी उसके डायरेक्शन में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और रोमन एम्पायर उसके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। ओके, एक शिलालेख मिला तो शाहपुर, तो उसमें लिखा गया है कि लगभग 60,000 रोमन सैनिकों को मार दिया गया। उस शिलालेख में एक शासक द्वारा 60,000 रोमन सैनिकों को सफाया कर दिया गया। तो इससे इस शताब्दी में इस तरह के संकट रोमन साम्राज्य के सामने देखने को मिले। नेक्स्ट, दूसरा संकट द जर्मनिक ट्राइब्स, जिसमें कुछ जनजातियां थी, एलेमेनाई, फ्रैंक, गोथ, जिनको बारबेरियन भी कहा जाता था, बिगेन टू मूव अगेंस्ट द राइन एंड डेन्यूब फ्रंटियर्स फ्रॉम 233 टू 280 सा रिपीटेड इन्वेंशन। बार बार उन्होंने क्या किया, राइन और डेन्यूब रिवर की जो सीमा रेखा थी उस पर ही रहती थी, तो इन्होंने बार बार हमले करने शुरू कर दिए रोमन एम्पायर पर। द रोमन्स वर फोर्स्ड टू अबेंडन मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड द डेन्यूब। ओके, और तीसरा चैलेंजेस क्या देखने को मिला, द क्विक सक्सेशन ऑफ एम्परर। लगभग 47 वर्षों के अंदर 25 रोमन सम्राट है वो चेंज हुए। तो इस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इस सेंचुरी में देखने को मिली। ओके, इट इज ए साइन ऑफ स्ट्रेन फेस्ड बाय द रोमन एम्पायर इन द थर्ड सेंचुरी। मैप देखिए, जर्मनी, राइन रिवर, डेन्यूब रिवर। ओके, राइन रिवर, डेन्यूब रिवर। रोम 117 AD, मैप में देखिए 117 ईस्वी में रोम। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर। फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें, सोशल नॉर्म्स की बात करें तो फैमिली स्ट्रक्चर किस तरह का था, देयर वाज वाइड स्प्रेड प्रिविलेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है, छोटा परिवार देखने को मिलता है। एडल्ट सन्स डिड नॉट लिव विद देयर पेरेंट्स एंड इट वाज एक्सेप्शनल फॉर एडल्ट ब्रदर्स टू शेयर ए कॉमन हाउस होल्ड। स्लेव्स हैं, उनको भी फैमिली का पार्ट माना जाता था। महिलाओं की स्थिति क्या थी इस साम्राज्य के अंदर, स्टेटस ऑफ वुमेन, द वुमेन एंजॉयड कंसिडरेबल लीगल राइट्स इन ऑनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी। दे वर मैरिड ऑफ इन द लेट टीन्स और अर्ली 30s। अरेंज मैरिज वॉज द जनरल नॉर्म्स। वुमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड, wives were even beaten up by their husbands। मैन डोमिनेटेड सोसाइटी देखने को मिलती है। द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वाज वन where the wife did not transfer to her husband's authority but retained full rights in the property of natal family. Okay, women remained a primary heir to father's property after marriage। विवाह के बाद भी पिता की संपत्ति के अंदर उत्तराधिकारी, प्रमुख उत्तराधिकारी होती थी महिला। They could become independent property owners after their father's death। डाइवोर्स इजी था फॉर बोथ मैन एज वेल एज वुमेन। लिटरेसी की बात करें तो काम चलाऊ साक्षरता थी, और साक्षरता भी किसी रीजन में ज़्यादा थी तो किसी रीजन में कम थी। ठीक है, कुछ क्लास के लोग ज़्यादा पढ़े हुए थे तो कुछ क्लास के लोग कम पढ़े हुए थे। द रेट ऑफ लिटरेसी वेराइड ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड इन आर्मी ऑफिसर्स, एस्टेट मैनेजर्स एंड सोल्जर्स। कैजुअल लिटरेसी एग्जिस्टेड इट एंड इट वेराइड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जो ज्वालामुखी स्फोट में दफन हो गया था एक शहर पोम्पई, उसमें एक फैक्ट देखने को मिला। देयर वाज ए वॉल इन पोम्पई which carried advertisement and graffiti which indicates high level of casual literacy। ओके, अब हम बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी, रोमन एम्पायर की कल्चरल डाइवर्सिटीज की। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज इस रोमन एम्पायर के अंदर देखने को मिलती हैं। द कल्चरल डाइवर्सिटीज वॉज रिफ्लेक्टेड इन मैनी वेज एंड एट मैनी लेवल्स। ओके, देयर वाज ए वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डाइटीज
the plurality of language that were spoken, the style of dress that were worn, खान पान, पहनावा, भाषा, देवी देवता, इस तरह की अनेक विविधताएं। जैसे आप भारत के अंदर देखते हैं, भारत विविधताओं का देश है, इसी तरह से उस समय रोमन एम्पायर भी एक विविधताओं से भरा हुआ साम्राज्य था। द फूड द पीपल एट, देयर फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन and their types of settlements all reflected cultural diversities. Okay, next, different languages were spoken in different areas. अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन जो लिंग्विस्टिक कल्चर था वो प्योरली ओरल था, जब तक कि कोई लिखित लिपि का आविष्कार नहीं हो गया था। ओके, different languages were spoken in different areas. Most of the linguistic culture were purely oral, at least until a script was invented for them. As late as 5th century, Armenian began to be used as written form of language. Okay. In other areas, the spread of Latin displaced the other widespread written form of language. आगे के टॉपिक्स हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, अभी इतना ही। धन्यवाद।